अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएस एंटरटेनमेंट। मैं हूं जहीर अहमद। नाज़रीन, आज हमारे साथ फिल्म प्रोड्यूसर जिन्होंने बकरी को प्रोड्यूस किया था और फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आबिद मर्चेंट साहब। पहले भी आप इनको सुन चुके हैं, वो मौजूद हैं। इन्होंने तकरीबन 3 फिल्में जो है पाकिस्तान की जो आई थी वो देख ली है, हमने 2 ही देखी हैं। हम आज इनसे इनकी, क्योंकि लव गुरु के हवाले से अपनी राय है, इनका मैंने कहीं पे पढ़ा भी था और इनके कमेंट्स भी देखे थे। इनकी अपनी राय है, मेरी उसके ऊपर अपनी राय है। तो बेहतर है कि दो मुख्तलिफ राय रखने वाले बंदे जो है जब बैठ के डिबेट करते हैं, उनकी आर्गुमेंट होती है, तो लोगों के लिए जरा ज्यादा अच्छा होता है। हम कुछ नंबर सामने आया है ना सिर्फ लव गुरु का, दीमक का। हम जो रिव्यू है वो अलग से दोनों देंगे, अगरचे मैं सोलो रिव्यू दे चुका हूँ दीमक पे। लेकिन जो दीमक का बिजनेस है उसको हम आज भी डिस्कस करेंगे। उसका नंबर मेरे सामने आया है और लव गुरु का नंबर भी हमारे सामने आया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्या वो फेक है, क्या वो ठीक है, क्या नहीं है। ये नंबर जो आए हैं हमारे सामने, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आबिद मर्चेंट साहब, उनको लव गुरु कैसे लगी, पहले मैं जरा वहीं से स्टार्ट लेता हूँ। आबिद मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने लव गुरु देखी, आपने और फिल्में भी देखी, कहाँ रेट करते हैं लव गुरु को? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी ए एच एंटरटेनमेंट के जहीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने इस पॉडकास्ट में लेने के लिए दोबारा से। मैंने ईद के दिन 4 फिल्में देखी। मैंने लव गुरु देखी, सबसे पहले मैंने दीमक देखी, उसके बाद मैंने बैलरीना देखी, फिर मैंने लव गुरु देखी और फिर मैंने द विंडो देखी। मैं 4 लगातार फिल्में एक ही दिन में सिनेमा हॉल में जाकर न्यू। यानी ईद के दिन आपने, ईद के दिन ही 4 फिल्में? हम तो ये जब कॉलेज और स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त देखते थे, ये मैंने बताता हूँ। ईद के मैं अब वैसे तो भी खैर घर पे भी एक दिन के गैप से देखते हैं। घर पे भी 2-3 फिल्में रोज देखता हूं, तो मैंने सोचा कि चलें जी इस बार ईद सिनेमा में मनाई जाए। तो जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं पूछ पाऊँ तरतीब के हिसाब से जरा मुझे बता दें कि पहले नंबर पे कौन सी देखी, दूसरे पे कौन सी देखी और तीसरे पे? सर, पहले मैंने दीमक देखी, फिर मैंने बैलरीना देखी, फिर लव गुरु देखी और फिर विंडो देखी। जैसे शो लगे हुए थे और मैंने उस तरह एक टाइम बनाया, सिनेमा गया दोपहर के वक्त, शाम में, और मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे सिनेमा से वापस आया हूँ घर। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। तो चले, अच्छा मैं लव गुरु के ऊपर आता हूँ, कैसी लगी सर? सर, लव गुरु मुझे तो, मेरे लिए तो एक ही उसके लिए एक वर्ड है, और वो है वंडरफुल। मैंने अच्छा, वंडरफुल है। आपका डिटेल्ड रिव्यू भी देखा लव गुरु पे। लेकिन मैंने वंडरफुल के साथ मैंने एक लाइन लिखी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, जिस दिन मैं लव गुरु देखकर आया ना, 4 फिल्में देखकर आने के बाद सुबह 6 बजे मैंने एक पोस्ट लगाई कि मैंने आज 4 फिल्में देखी सिनेमा जाकर। बिल्कुल। ठीक है। और उसमें अब चूंकि हम दीमक के बारे में फिर बात करेंगे, तो लव गुरु के बारे में मैंने लिखा कि इट इज एन एंटरटेनर, दो प्रिडिक्टेबल, बट अ ग्रेट एफर्ट। इस तरह की मैंने बात लिखी। एंड मैंने उसमें ये लिखा कि एज पर माई ओपिनियन, और मैं जो भी दे रहा हूं इस वक्त मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, कि एज पर माई ओपिनियन, मैंने कहा जी कि जी, बिल्कुल बिल्कुल। बॉलीवुड की किसी भी रोम कॉम मसाला फिल्म से कंपेयर कर लें तो ये अच्छी, उस हिसाब से उससे बेहतर लगी मुझे। पिछले 1 डेढ़ 2 साल में जितनी मैंने रोम कॉम्स देखी हैं बॉलीवुड से निकली हुई, ये उस लेवल की। अब मैं बताता और हूँ। आपका एक और जुमला भी था, लव गुरु के हवाले से आपका एक और जुमला भी था कि पैसा वसूल, शायद पैसा मेरे ख्याल में, वसूल, अगर मुझे ये याद है। वो पैसा वसूल इसलिए था क्योंकि एक तो मैं आपको बताऊं, मैंने सिनेमा हॉल में जिसमें देखी वो न्यूप्लेक्स का सबसे बड़ा सिनेमा 2 था, रात 12:05 का शो, 378 सीट्स फुल्ली ऑक्यूपाइड। ठीक है अच्छा, जी। ठीक है। ऑडियंस ने एंजॉय कर रही थी बैठकर। फिल्म में अपने फ्लॉज होते हैं जहीर साहब, हर फिल्म में कोई ना कोई फ्लॉ रह जाते हैं। फिल्म बहुत मेहनत से बनती है, बहुत उसमें एफर्ट जाता है, फाइनेंशियल भी जाता है और फिजिकल एफर्ट भी जाता है, और आपका जी बड़ा दिमाग भी लगता है। तो फिल्मों में कुछ ना कुछ फ्लॉ होते हैं, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। हम ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है तो फिल्म कहां से परफेक्ट होगी। बट जी मुझे, जी, बिल्कुल। मुझे लव गुरु अपील की, सबसे पहली चीज जब वो स्क्रीन खोली तो मैंने जब उसकी कलर ग्रेडिंग देखी, मैंने कहा वाह, कमाल की कलर ग्रेडिंग हुई हुई है। हम्म। जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस हुई है और आप देख रहे हैं हुमायूं सईद साहब जो हैं वो लंदन में स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हैं, मैंने कहा सिनेमाटोग्राफी, पहले सीन ने मुझे जो है ना उसका फैन बना दिया सिनेमाटोग्राफी का। कि वो जिस अच्छा। कैमरा वर्क था उस फिल्म के अंदर, दैट वाज कंपेयर टू बॉलीवुड फिल्म, इट वॉज नॉट लुकिंग लाइक अ पाकिस्तानी फिल्म जो हम देखते आए हैं पिछले कई सालों से, जिसमें की वजह से हमारा सिनेमा तबाह भी हुआ है। लोगों का जो है वो पाकिस्तानी फिल्मों के ऊपर से वो भी हट गया है, भरोसा हट गया है। बट मुझे ये लगा कि इस फिल्म का कलर, साउंड और सिनेमेटोग्राफी
स्टार्ट ही से मुझे उसने ठीक है, बिल्कुल hack सही। बना दिया इन तीन चीजों ने। जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती गई, ठीक है, उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी थी। उसकी स्टोरी राइटिंग मेरे ख्याल से थोड़ी सी वीक थी, क्योंकि वो फिल्म मेरे ख्याल से स्टोरी आज तो लिखी नहीं गई है, वो शायद कुछ साल पहले स्टोरी लिखी गई है, फिल्म अब बनी है जाकर। तो उसमें कुछ हम्म। चीजें आपको लग सकता है कि हाँ जी ये बॉलीवुड से उठाई हुई है, ये यहाँ से उठाई हुई है, यहाँ जैसे लोग कह रहे हैं इस वक्त। यूट्यूब पे मैंने कई रिव्यूज देखे, वो कह रहे हैं। कुछ चीजों को डिसरिगार्ड करें तो उस फिल्म का फ्लो, उस फिल्म की एग्जीक्यूशन मेरे ख्याल से वॉज डन इन अ मास्टरफुल वे। इट वॉज अ फुल पैसा हम्म। वसूल, जैसे मैंने कहा, एंटरटेनर थी। उसमें मेरे ख्याल से म्यूजिक भी अच्छा था, उसमें जोक्स ठीक है, कुछ घिसे पीटे भी थे, कुछ अच्छे भी थे। इतने ज्यादा जोक्स नहीं थे जैसे कि आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि इट इज नॉट अ इट इट इज आई वुड से रोम कॉम, नॉट अ 100% कॉमेडी। उसको आप किसी और फिल्म से कंपेयर ना करें, उसके जानरा को, एक डिफरेंट जानरा था उसमें, हीरो एक डिफरेंट किस्म का था, उसमें एक हीरोइन डिफरेंट किस्म में की थी, उसमें कोई लव स्टोरी शुरू में नहीं थी। और सबसे जो मुझे उस फिल्म में मजा आया सबसे, वो एक बीच का ट्विस्ट था, जहां पर माहिरा के होने वाले शौहर का रिवील होता है। आपको एक वहां पर एक शॉक एलिमेंट मिलता है कि भाई अच्छा, आप तो समझ रहे थे वो बंदे से शादी हो रही है, लेकिन उसकी शादी तो किसी और से हो रही है। सो दैट रिवील एट इंटरवल टाइम हम्म। वॉज डन मास्टरफुली। तो ये कुछ अच्छा, इसमें मेरे कमेंट्स। थोड़ा सा अगर, जी जी, अगर मैं अपनी थोड़ी सी इनपुट दे दूं, जहां तक रश का था, ये जिस टाइम मैंने ट्रेलर का रिव्यू देखा था, किया था, उस टाइम मैंने कहा था कि रश लेगी। क्योंकि इसके ऊपर पहले दिन से किसी को पता नहीं होता कि फिल्म कैसी है। पहले दिन से सिर्फ ये पता होता है कि इसके कास्ट कौन है, इसका माजी क्या है, इसके पीछे मीडिया पार्टनर कौन है। एयरवे फिल्म है, पीछे पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी है। तो ये वजह थी, रीजन थी कि आप जिसमें कह रहे हैं ना, पहले दिन है, पहले दिन फुल बड़े बड़े मैंने फिल्में देखी हैं, आगे जाके उसमें कितनी जान होगी फिल्म के अंदर, वो फिर फिल्म डिसाइड करती है। पहले उसका बैनर और उसकी कास्ट डिसाइड करती है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। रणबीर कपूर की फिल्म बेशरम थी, वो पहले नंबर पे लोगों ने उसको जब आके देखा, तो वो था कि रणबीर कपूर की फिल्म है। इस तरह हुमायूं सईद और मायरा खान की फिल्म है, लेकिन उस फिल्म के अंदर कितनी जान है। फिर वो बेशरम के साथ जो कुछ हुआ, वो तो उसके उसको एक झटका देके गई। एक टेक तो मेरी ये है इसके ऊपर। दूसरी, आपने जिस तरह बताया कि डिफरेंट जॉनरा की फिल्में हैं, अब मेरा मानना यह है, जिस तरह मैंने जब रिव्यू दिया तो कुछ कमेंट्स आए कि आप जनाब सब पंजाबी फिल्में देखें बैठ के और आप ये करें। उर्दू फिल्म का एक तो मुवाजना उर्दू फिल्म के साथ होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि लव गुरु का मुकाबला मैं लाहौर की किसी ऐसी फिल्म से करूं जो कि मसूद बट की फिल्म है, पेशी गुजराती, उसके साथ मुकाबला नहीं। मैं हुमायूं सईद की फिल्म का मुकाबला हुमायूं सईद की पिछली फिल्मों से, ए आर वाई फिल्म का मुकाबला ए आर वाई की पिछली फिल्मों से करूंगा, उसकी कहानी का मुकाबला। जहां तक स्क्रिप्ट का है, मेरा आपसे सवाल है, क्या इसका स्क्रिप्ट, अगरचे आपने कहा भी है कि इसके अंदर काफी फ्लॉज स्क्रिप्ट में कहे जा सकते हैं, क्या स्क्रिप्ट के हिसाब से आप इसको, अगरचे उसकी स्टोरी और थी, पंजाब नहीं जाऊंगी, लेकिन आप स्क्रिप्ट के हिसाब से किसको तगड़ा समझते हैं? डेफिनेटली पंजाब नहीं जाऊंगी का स्क्रिप्ट वाज मच मोर, मेरे ख्याल से, पका हुआ देन ये वाला। पका हुआ था। इस हाँ, मैं और ये मेरे ख्याल में करूंगा, स्क्रिप्ट अगर पका हुआ होगा तो डायरेक्टर के लिए भी आसानी होगी, और सबके लिए। डायरेक्टर की ग्रिप फिर उतनी तगड़ी होगी उसके ऊपर। एब्सोल्युटली। मेरी कल एक स्क्रिप्ट कंसल्टेंट से बात हो रही थी, पाकिस्तानी स्क्रिप्ट कंसल्टेंट है जो कि यूके में होती हैं। तो उन्होंने कहा क्यों हम्म। हम पाकिस्तान में फिल्में क्यों रश करते हैं, कोई किसी स्क्रिप्ट कंसल्टेंट को या स्क्रिप्ट डॉक्टर को क्यों नहीं हायर करते। मैंने कहा यहाँ सब लोग जल्दी में होते हैं कि हम्म। पहले ड्राफ्ट पे ही हम शूट कर ले। ठीक है जी। तो हमारा अच्छा, मतलब ये, मैं बिल्कुल आपको सही। बताऊं, मैंने मैंने कुछ 6 शॉर्ट फिल्में और 4 फीचर फिल्में अभी तक बनाई हैं। और इसके अलावा मेरे बिल्कुल। इस वक्त 2 से 3 फीचर फिल्में इन डेवलपमेंट है, और 2 शॉर्ट फिल्में इस वक्त काम हो रहा है जिनके ऊपर। तो मेरे मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है 10 से 15 फिल्मों का, शॉर्ट और फीचर्स मिलाकर, जिसमें मैंने आपको बताऊं कि एक जी शॉर्ट जी। फिल्म के भी स्क्रिप्ट पे हम 2 साल काम करते हैं। मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म अच्छा। कंप्लीट की है, 20 मिनट की फिल्म है, लेकिन उसके स्क्रिप्ट पे कुछ 20 महीने काम हुआ है। उसके कुछ ओ आई सी, देखे ना। 25 ड्राफ्ट लिखे गए उस स्क्रिप्ट के, जब जाके वो स्क्रिप्ट पकती है पूरी जाकर। तो अनफॉर्चुनेट बात ये जी। है कि हम, अच्छा, उसका मुकाबला किसी कमर्शियल फिल्म से नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो एक डिफरेंट जॉनरा की फिल्म है जिसकी मैं बात हाँ, कर।
लेकिन लेकिन रिक्वायरमेंट तो है ना, रिक्वायरमेंट, देखिए, स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है कि। मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट आपका कभी भी फाइनल नहीं होता है जब तक शूट नहीं होता है। इवन शूट के डे तक जी, जो है स्क्रिप्ट में इम्प्रोवाइजेशन होती रहती है। तो वो मुझे ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। मुझे इस फिल्म के अंदर वो एक थोड़ी सी वीकनेस लगी कि इसकी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, इसका स्क्रिप्ट और टाइट हो सकता था। क्योंकि थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस फिल्म में 5 से 10 मिनट का आपको फर्स्ट हाफ में ड्रैग लगने लगता है। ठीक है, हम्म। स्टोरी आगे नहीं बिल्कुल। बढ़ रही है, स्टोरी रुक जाती है थोड़ी सी। लेकिन जब वो जी फिर जी। रिवील होता है माहिरा के, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, कहानी नहीं बता रहा हूं किसी का, ताकि लोग जो देखने वाले हाँ वो देखेंगे, तो बिल्कुल माहिरा सही। के जो होने वाले शौहर का रिवील जब आता है, दैट इज द टर्निंग पॉइंट। वहां से फिल्म फिर वापस जान पकड़ लेती है। ठीक है ना? अच्छा, मेरा मैं एक चीज बीच में इसी में ऐड करूं, जिस वक्त आप रिवील की बात कर रहे हैं और जो करेक्टर उसने किया है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली होती है, कुछ लोगों का मानना ये है, ये कोई आम लोग नहीं है आबिद भाई, बड़े ही मंजे हुए खुद फिल्में लिखने वाले लोग हैं, जिनकी जिनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि उस करेक्टर ने हुमायूं के करेक्टर को भी डैमेज किया है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। आपकी क्या टेक है इस पे? सर, मुझे तो वो कैरेक्टर बड़ा मजेदार लगा। मुझे अच्छा। वो कैरेक्टर, देखिए ना, उन्होंने जिस तरह से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया और उसने जिस तरह से परफॉर्म किया उस कैरेक्टर के, वो बड़ा अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है। और ना सिर्फ वो उस फिल्म का अच्छा। टर्निंग पॉइंट था, बल्कि आगे जाकर जो फिल्म के क्लाइमेक्स की तरफ जो थोड़ा टर्निंग पॉइंट आता है ना, जो कि रश्ड है, क्लाइमेक्स बहुत रश्ड है इस फिल्म का। क्लाइमेक्स जो मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ कि राइटिंग थोड़ी सी वीक नजर आई है, वो क्लाइमेक्स के जी हिसाब से है कि भाई, वो चेंज ऑफ हार्ट की जो कहानी है, चेंज ऑफ हार्ट को जी। बहुत जी, दोनों तरफ से जो है रश किया गया है। आप उसको थोड़ा सा और रश किया गया, आई एग्री, आई एग्री। कि आपने भी अपने रिव्यू में एक बात की थी कि यार वो इतना जल्दी चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया। तो वो जी जी बिल्कुल। वहां पर अच्छा, उस पे हेल्प किया है उस कैरेक्टर ने मेरे ख्याल से। हम्म। वही हाँ सारे हाँ सारी बिल्कुल। सारे अच्छा, ये एक बोलते हैं। एक चीज आबिद आबिद भाई, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, लेकिन जवाब मैं मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, पहले मैं सवाल पूछ के ठीक है। जवाब बाद में दीजिएगा। ओके। मैं मेरा एक सवाल तो ये है, चले बल्कि मैं पहले ऐड कर लेता हूँ। आपने जो चेंज ऑफ हार्ट की बात की, आपको याद है आपने एक फिल्म देखी होगी जब तक है जान, बिल्कुल देखिए। ठीक है? उसके अंदर यश चोपड़ा साहब की आखिरी फिल्म थी वो। बिल्कुल। उसमें मैं उस दिन बता रहा था उसमें कि मैं बताऊंगा कि कैसे एकदम अंदर से चेंज होता है ना बंदा, और उसको फील करता है फिर बंदा स्क्रीन पे। आपको याद है कि कतरीना कैफ की मंगनी कहीं और हुई होती है, जी अब शाहरुख खान के दिल के अंदर जगह बन जाती है कतरीना कैफ के लिए। शाहरुख खान किस तरह जगह बनाता है, वो स्क्रीन के ऊपर जो चेंज दिखाया है, वो तो मैं कहता हूँ यश चोपड़ा ने कमाल किया। लेकिन जहां पे जिस लड़की की मंगनी पहले कहीं और हुई है, उसका चेंज जो है ना, आप अगर दोबारा देखें, उसमें एक गाना था इश्क शवा, जी। इश्क, वो जो उसमें दोनों का, जिस टाइम वो रात को डांस करते हैं एक जगह पे सड़क पे, सारे और लोग भी होते हैं, उसमें जिस टाइम गाना आखिर में खत्म होता है ना, 1 मिनट के अंदर यश चोपड़ा ने वो मैसेज कन्वे कर दिया, जो यहाँ नदीम बेग साहब उतने सक्सेसफुली काफी देर तक नहीं कर सके। जहां पे अब वो शाहरुख खान गाना खत्म करके चल पड़ता है, पीछे मुड़ के देखता है कि वो बर्फ और बारिश के अंदर ना ऊपर से हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है, उसके अंदर वो यूं यूं कर रही है, यूं यूं करके ना, और वहां पे आगे वो दोबारा उसके साथ आगे, मतलब उसके पास आती है और उसके जफी लगाती है, जो भी करती है वो। अब मेरा आपसे सवाल है आबिद भाई, कि आपने जवानी फिर नहीं आनी या पंजाब नहीं जाऊंगी देखी जब सिनेमा पे, तो आप ये बताएं कि वहां पे लॉफ्टर ज्यादा थे या यहाँ पे लॉफ्टर ज्यादा थे, सर आपका हंसी वहां जो पे थी, कट क्राउड का सर, जो रिएक्शन था वहां पे ज्यादा था या यहाँ पे ज्यादा? जाहिर साहब का वो कट गया था जो आप कहते हैं ना, यश चोपड़ा का गाना, वहां पर आपका कट गया था, फिर आगे बात नहीं जी हुई। जी। तो अगर वो आप रिपीट करना चाह रहे हैं तो वो रिपीट कर लेता। बस ठीक है, वो मेरे ख्याल में हो गया होगा पूरा। अच्छा। नहीं, इधर से कर लेते हैं, मैं आपसे सवाल जो पूछ जी लेता हूँ, दोबारा पूछ लेता हूँ, जी यही वाला ना, जी पंजाब नहीं जाऊंगी तो। जी। तो आबिद साहब ये बताइएगा कि पंजाब नहीं जाऊंगी देखी आपने सिनेमे पे, और जवानी फिर नियानी भी देखी, उसमें ज्यादा पब्लिक का हंसी मजाक था, यानी कि पब्लिक पब्लिक ज्यादा हंस रही थी, लाफ्टर दे रही थी, क्या क्या लगा रही थी, या इस फिल्म में ज्यादा लगा रही थी, तो अगर मैं कंपैरिजन पूछ पाऊँ आपसे? डेफिनेटली पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, और जवानी फिर नहीं आनी मैं, उनमें पंजाब नहीं जाऊंगी, डेफिनेटली पब्लिक ज्यादा एंजॉय कर रही, जवानी फिर। इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। पंजाब नहीं जाऊंगी के डायलॉग्स जो हैं वो जरा से डेफिनेटली इससे बहुत बेहतर थे। ठीक है, इसके डायलॉग्स थोड़े से जो है ना, आपको फील आती है कि देयर वाज नथिंग न्यू इन इट। इनके डायलॉग में क्रिएशन नहीं है, अगर मैं वो करूँ ना,
इसकी डायलॉग में आमियानापन है, मतलब है चाहत फतेह अली खान ने बदोबदी गा दिया, उसको ले लिया, वो एग्जैक्ट। प्रोग्राम तो बढ़ गया। आमियाना जुमला है उसका मरवत का, शेर अफजल मरवत ने जो बोला था हाँ, सियासी लेकिन सर पॉलिटिकली, अब वहां से वो ले लिया। थोड़ा सा तो मसला ये है कि लोग जो है इसको शायद डायरेक्टर ने या राइटर ने इसको इस तरह से लिया होगा कि पब्लिक बहुत ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे है और उनको वो डायलॉग्स हाँ, नहीं नहीं, मेरा ऑलरेडी मेरा मुझे मुझे उससे मसला नहीं है। मुझे मसला क्या है कि ये वाले डायलॉग अपनी जगह पे, क्रिएशन नहीं थी उसके अंदर, क्रिएशन थी सर। तो उसके अंदर ना। मतलब सुहेल अहमद अगर कहता है कि औरत को मोहब्बत में कोई जुटा नहीं सका, नफरत में कोई हार नहीं। अच्छा, मजे की बात है, डायलॉग बोलने के फौरन बाद ना उसने फिर पंजाबी में कहता है कि तू रिकॉर्ड ना तोड़ देना। मतलब है कि उसने इंटैक्ट रखा है कि फिल्म जब अपने क्लाइमेक्स पे भी पहुंचती है ना, वो जो कॉमेडी का एलिमेंट था वो भी इंटैक्ट रखा उसमें, नहीं नहीं, आई एग्री। क्रिएशन के साथ याद साथ। याद रखने वाले डायलॉग इस फिल्म में मिसिंग थे कि आपको एक जैसे जैसे वो एग्जैक्टली, जो मैं यही कहता पंजाब नहीं जाऊंगी का आज तक मुझे याद है, हेल्प मी दुर्दाना, मैं भूल नहीं सकता हूं उस हेल्प डायलॉग, मी दूंगा, क्योंकि देखिए। वो हेल्प मी बिल्कुल। दुर्दाना जो है वो मिसिंग था इसके अंदर। तो अच्छा, अगेन बिल्कुल। बात वहीं अच्छा। पर आ जाती है कि स्क्रिप्ट के ऊपर जी। अगर थोड़ा सा काम और कर देते, स्क्रिप्ट कंसल्टेंट, स्क्रिप्ट डॉक्टर, थोड़ा सा उसको और पकाने वाली जो बात है स्क्रिप्ट की, अगर वो हो जाती, डायलॉग राइटर इसमें कुछ चीजें ऐड कर लेता तो ये परफेक्ट हो जाती। फिर तो हम ये डिबेट ही नहीं कर अच्छा, रहे, फिर बिल्कुल। आप भी पसंद कर रहे होते फिल्म को, मैं भी कर रहा होता। तो स्क्रिप्ट के साथ, जिसने आपने कहा कि इसमें स्क्रिप्ट के अंदर उस तरह से नहीं था, एक चीज मैं और भी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या एक माहिरा खान की एज के ऊपर बड़ा हो रहा है कि उसकी एज ज्यादा नजर आई है, आप इससे क्या कहते हैं? सर मुझे तो मेरा तो खैर मानना नहीं है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। मुझे तो ज्यादा नजर नहीं आई है। मेरे ख्याल से वो जिस एज ब्रैकेट को वो फिल्म में दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से वो 30s के एज ब्रैकेट को दिखा रहे हैं, वो कोई 20 साल के या टीनेजर्स को फिल्म में नहीं दिखा रहे हैं। हुमायूं का आप कमाल देखें कि भाई नहीं 50 दिखा। प्लस की एज में, 52 53 जो भी हुमायूं की हाँ एज है, उस हाँ, नहीं एज वो तो में कमाल है वो उसकी, बंदा बिल्कुल। 40 साल का भी नहीं लग रहा है। आप देखें, तो आप फिल्म का वार्डरोब देखें, मेरे ख्याल से हुमायूं का वार्डरोब कमाल का है। और मैंने आज तक मायरा को इतना स्टनिंग नहीं पाया अच्छा। किसी फिल्म में जितना मायरा का। मुझे तो वार्डरोब भी बड़ा अच्छा लगा। वो लंदन के हिसाब से उन्होंने ड्रेसिंग जो दिखाई जितनी भी, इट वाज आई थिंक वेरी नाइसली डन। तो अगेन हर एक की अपनी राय हो सकती है, ठीक मैं है। मैं और अपनी राय पर हूं। अपनी अपनी अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। जी एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जिस तरह आपने पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी, उसमें आपको, आप क्योंकि अंग्रेजी फिल्मों के शौकीन है, आपको पता है इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस हो या कोई भी हो जो ये फिल्मों वाली रेटिंग करते हैं, उसके अंदर एक पेरेंट गाइड होती है। जी उसके अंदर एक चीजें लिखी होती हैं कि इसके अंदर कितनी दफा लड़ाई का सीन है, कितनी दफा फना वर्ड बोला गया है, कितनी रोमांस है, कितने किस के सीन है। तो इसमें जो दो चीजें डाली है, एक वो जो सवाल पूछ लेता हूँ जी। कि वो जो सीन था जिसके अंदर वो बैठे होते हैं तीनों और उस पे गोरियां भी होती हैं, वो सीन की और किस वाले सीन की जरूरत थी, और फिर उसको बगैर मेंशन किया। आपको पता है ईद पे सारे बच्चे आते हैं फिल्म देखने के लिए, अच्छा, जिस तरह पंजाब नहीं मुझे जाऊंगी एक एक्चुअली साफ सुथरी फिल्म थी, मेरी वही मेरी वाला माइंड लेके आए होंगे। मेरी कुछ दोस्तों से जिन्होंने फिल्म देखी मेरे रिकमेंडेशन पे, उनसे बात हुई तो उन्होंने दो सीनों पे एतराज किया है। एक जकूजी वाले सीन पे अच्छा। एतराज किया, और एक उन्होंने जो वो वाइन वाला ग्लास है, जब वो अपना हाँ। रमशा जो है वो डांस करती है हुमायूं को अपना टेम्प्ट करने के लिए, तो जी उस जी जी। जी वो शराब ऑफर करती है उसको। तो वो सीन पे एतराज मेरे दोस्तों ने खुद किया कि हम अपने बीवी बच्चों के साथ गए थे, तो मैंने उनको कहा भाई आप घर पे भी तो बैठ के नेटफ्लिक्स पे देखते हैं चीजें, घर पे भी तो आप देख लेते हैं, तो ये तो छोटी मोटी कोई चीज है। तो उन्होंने कहा घर पे देखना अलग होता है, पब्लिक में बैठ के देखना अलग होता है। तो हेलो। ठीक है, कुछ उसे जरूर एतराज हो सकता है। अगर आप उसकी जरूरत थी वैसे, अब स्टोरी को आगे बढ़ाने में कुछ जरूरत थी। भाई आगे बढ़ाने में मेरे ख्याल से जकूजी वाले सीन की मुझे जरूरत नहीं, अगर वो जकूजी भी नहीं दिखाते तो किसी और तरीके से दिखा सकते थे। इट ऑल डिपेंड्स हाँ। वो अपना उसमें थोड़ी सी, अब आप उसको आप वल्गैरिटी कहेंगे कि डालनी थी या नहीं डालनी थी, वो अपना आई थिंक इज अ पर्सनल, लेकिन मुझे एज पर्सनली मुझे प्रॉब्लम नहीं था उस सीन से, अच्छा। क्योंकि हम घर अच्छा, पे एक और चीज मैं आपसे पूछना ज्यादा चाहूंगा। ठीक थे। जिसने आपने कहा ना कि पंजाब नहीं जाऊंगी के डायलॉग जो थे जुबान जद-ए-आम थे, और आप कह रहे हो मुझे अभी भी याद है, जी इसी तरह उसमें गाने थे कुछ, मेरा 24/7 लग हिलना, वो अपना प्योर पाकिस्तान का गाना था। और उसके अलावा मैं तेरे नाल नाल रहना, वो पाकिस्तान का गाना था। रोन के आशिकी का है जमाना, वो पाकिस्तान का गाना था। यहाँ पे वो बेखबरिया बेअमलिया को अरिजीत सिंह के गाने को पूरा छाप दिया।
आर एस लोहार वाला गाना पहले से वो आया हुआ था उनका, जी वो 1 साल दो पहले से। डेढ़ वो जो साल आंख पहले। सैर करावा, वो बिल्कुल। गानों के अंदर कितनी जान है। सर म्यूजिक अगेन वेरी सब्जेक्टिव है। अब जैसे आरिफ लोहार का गाना मैंने पहले नहीं सुना था, इस फिल्म की वजह से सुना है। और अच्छा ठीक है। वो मेरी स्पॉटिफाई की लिस्ट में आ गया, मुझे इतना पसंद आ गया, मुझे उस गाने का पता ही नहीं था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा सब्जेक्टिव है ये चीज, कि किसी को गाने कुछ पसंद आएंगे, किसी को कुछ पसंद आएंगे। तो यस, गाने इंप्रूव हो सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से जो फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी उसके हिसाब से गाने वॉज फाइन। मतलब मुझे इतना कोई उसमें ओके, अच्छा ठीक। अच्छा, अच्छा आजकल तो बहुत ज्यादा बिल्कुल ठीक है। अच्छा गाने फॉरवर्ड करते हुए भी देख रहे होते हैं, घर में देख रहे होते हैं तो हम गाने फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अच्छा शायद। अच्छा, अब मैं आता हूँ जरा एक तो दीमक फिल्म का रिव्यू तो हम बाद में देंगे, दोबारा इस नंबर को डिस्कस भी कर लेंगे, बिजनेस को। उनका आया कल आज ना, और जियो वालों ने खुद लगाया 70 मिलियन। और अभी थोड़ी देर पहले, 1 डेढ़ घंटा पहले, सबसे पहले आप ही ने मुझे भेजा, उसके अलावा भी मुझे एक दो जगह से आया वो, कि 15 करोड़ जो है बाहर, और 12 करोड़ यहाँ पे जी, पाकिस्तान में लव गुरु का बिजनेस है। तो जिस अराउंड टाइम मैंने जियो वाले से जब मैंने पूछा, जियो वाले का नहीं, मतलब दीमक वाले से पूछा, जिस शख्सियत से मैंने पूछा है मैंने, क्योंकि उनसे इजाजत नहीं ली, इस वजह से मैं उनका नाम नहीं, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा, मैं पब्लिक के सामने नहीं बता सकता। एक फिल्म से डायरेक्ट उनका ताल्लुक है, एक फिल्म से डायरेक्ट उनका ताल्लुक है, और एक फिल्म से उनका इनडायरेक्ट ताल्लुक है। तो मैंने इशारा दे दिया है कि शायद उनके सेंड में हो, शायद उनका डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कहा, कहते ये बिल्कुल फ्रिवलेस है, और ये बिल्कुल आप देखते जाएं। और उन्होंने मुझे दिन में कहा, ऑनेस्ट टू गॉड, उन्होंने दिन में कहा कि हो सकता है शाम तक आपको लव गुरु का भी मिल जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि लव गुरु का मिला। उन्होंने कहा बिल्कुल ये एग्जैजरेटेड है, और बिल्कुल ये उसके ऊपर नहीं है। अच्छा, मैं ऑनेस्टली। ये नहीं कहता कि वो जो बिजनेस आया है क्या है, आप इस बिजनेस को कहाँ देख रहे हैं, मतलब खासतौर पे क्योंकि आपने फिल्म बनाई थी बकरी। तो आबिद साहब, जो नंबर हमारे सामने आया है 28 करोड़ का एक का, और दूसरे का, जिस तरह मैंने कहा भी कि इस तरह की चीजें मुझे पहले भी अबू अलिया साहब ने बताया था जब उनकी टकसाली गेट आई थी। कहते मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं कि मैं नकली के टेम्पलेट बनवा के वो करता फिरूं। मुझे नहीं पता कि इसका बिजनेस अभी कितना है, क्योंकि अगर इस बिजनेस को कोई ऑन करता, सबसे पहले हुमायूं सईद करता। इस बिजनेस को ऑन करता सबसे पहले एयरवे न्यूज करता, सर वहां ये पे नहीं आया। बिजनेस सर ये बिजनेस का नंबर जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया है ना, वो हुमायूं सईद की तरफ से आया हुआ है, व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है, ठीक तो है, मैं। लेकिन उन्होंने अपने इंस्टा पे उसको शेयर नहीं किया अभी तक। नहीं सर, उन्होंने हुमायूं सईद ने हमारा पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के ग्रुप पर खुद ये नंबर शेयर किया, और उसके बाद लेकिन नदीम बेग साहब ने उसको वेरीफाई किया। ठीक है जी। रिप्लाई किया, और लेकिन ये नंबर है, जिस तरह अब जियो है, जियो और एआरवाई की वेबसाइट पे एआरवाई से भी जियो आ ने तो कर जाएगा, दिया क्योंकि अपना। क्योंकि देखिए, हुमायूं हुमायूं ने खुद व्हाट्सएप किया ये नंबर, और हुमायूं ने और नदीम बेग ने उसके बाद उसको कंफर्म किया। साकिब मलिक साहब ने उस पर पूछा कि ये 3 दिन का नंबर है, तो नदीम बेग ने जवाब दिया कि इसमें इंटरनेशनल 4 दिन का है, पाकिस्तान 3 दिन का है। अच्छा, ठीक है जी। तो अब मुझे ये बताएं कि आप इस फिल्म के बिजनेस को कितना देख रहे हैं। सर अगर ये, मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म आगे चलेगी। आज भी मैं कहता हूं, मैं कोई ये नहीं कहता हूं 100 करोड़ पे जाएगी, लेकिन मैंने पहले भी, आज से कुछ दिन पहले बिजनेस प्रिडिक्ट किया था, कुछ जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, मैंने इसका बिजनेस अराउंड 35 करोड़ प्रिडिक्ट किया था, कि भाई अच्छा इसका ठीक थर्टी है। फाइव करोड़ तक का बिजनेस होना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो 35 को तो क्रॉस कर जाएगी। इंटरनेशनल और लोकल अच्छा मिलाकर शायद ये 50-60 करोड़ पे फिल्म। मैं आपको इसका एक ब्रेकअप बताता हूँ, जितने शो लव गुरु को मिले हैं इस वक्त, ठीक है, और जितना पैक जा रहा है, मैं आपको बताऊं कराची का, तो मैं आपको बता सकता हूं कि न्यूप्लेक्स के बाहर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं फिल्म देखने के लिए। पर मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि ईद के दिनों में लोग देखने आते हैं, लेकिन मेरा मानना बीइंग फिल्म क्रिटिक ये है कि फिल्म के अंदर कितनी जान है वो एक हफ्ते के बाद पता चलता है कि और वो वो उसको बिल्कुल आपकी बात सरवाइव करवाती है या नहीं आपकी करवाती। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिछली ईद पर देखें, पिछली ईद पे लोग ईद के दिनों में भी फिल्में देखने वो नहीं तो गए थे। फर्क, सर अब हुमायूं सईद की फिल्म को आप दी मार्शल आर्टिस्ट से या कबीर से तो, या नहीं कर कुलफी से तो सकते, नहीं कर कंपेयर ना करें सकते। ना। तो अब एक दो चीजें और प्रूव हुई है इससे, कि एक तो ये नंबर देखिए, हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास 110 स्क्रीनें हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने एवरेज ईद के दिनों में लव गुरु को हर स्क्रीन पर 4-5-6 शो मिले, 7 शो भी मिले हुए हैं, क्योंकि पूरी पूरी रात सिनेमा चले हैं।
ठीक है। 12-12 भी मिले हैं सर, बारह 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 भी बारह भी मिले हैं। तो अब आप और फुली पैक्ड गए, ये आपको भी पता है। मैंने तो न्यूप्लेक्स पे जाके पूछा टिकट काउंटर पे कि भाई कल की सीट अवेलेबल, उन्होंने कहा नहीं। परसों की अवेलेबल, उन्होंने कहा मैंने 3 दिन बाद की अवेलेबल, उन्होंने कहा नहीं अवेलेबल है। तो 4 दिन 5 दिन के फुल 100% सोल्ड थे। तो उस हिसाब से 12 करोड़ अगर वो पाकिस्तान का नंबर बता रहे हैं तो वो जस्टिफाई बता रहे हैं, अगर इतनी सेल टिकट्स की हुई है तो आगे कितना करेगी। अगर 12 करोड़ ठीक है। उसने ईद पे किया है तो मेरे ख्याल से अगले वीकेंड में 3 4 5 करोड़ और करना चाहिए इस फिल्म को, कम से कम। मैं बहुत हाँ, ज्यादा ये बात नहीं ठीक बता है, रहा हूं, ये लेकिन मैं मैं एग्री करता हूँ आपसे। 3 4 5 करोड़ एंड देन 2 3 4 करोड़, तो वो करते करते आप 20 22 करोड़ की पाकिस्तान क्लोजिंग कर लेंगे, और मेरे ख्याल से 25 1 करोड़ की इंटरनेशनल क्लोजिंग, या उतनी तो 40 से 50 करोड़ के बीच में आप इसका बिजनेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस फिल्म का। मुझे लगता है कि करेंगी 40 से 50 के बीच में, तो एटलीस्ट ये नंबर्स करेगी ये फिल्म। और एक चीज और प्रूव होती है कि अगर स्टार्स है फिल्म के अंदर, हुमायूं सईद है, मायरा खान है, या इस तरह के बड़े स्टार्स होंगे, तो फिल्म ऑडियंस को पुल करेगी। ऑडियंस को पुल करने की एक मेन वजह स्टार्स का होना फिल्म के अंदर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फिल्म पुल जो हो रही है, ऑडियंस जा रही है इस वजह से। क्यों ऑडियंस कोई और फिल्म अच्छा। नहीं देखने गई थी? अच्छा, वैसे आबिद भाई, आखिरी सवाल है, कभी आपने एक फिल्म को 2 बार सिनेमा पे जाके देखा है? बिल्कुल देखा है कोई किस किस फिल्म को देखा है? सर, पंजाब नहीं जाऊंगी को देखा है। और ये फिल्म आप दोबारा फिल्म सिनेमा पे पर जाके मैं, हो देखेंगे? सकता है कि मैं ये फिल्म दोबारा शायद जाके एक बार और देखूं, क्योंकि मुझे अपने टेस्ट पे थोड़ा शक होने लगा है। कुछ लोगों ने मुझे गालियां भी दी है जब मैंने फेसबुक पे लिखा अच्छी फिल्म में जाके देखे, तो पता नहीं 50 60 लोगों ने तो आकर ये कह दिया कि आपने पैसे खाए हुए हैं। एक तो इल्जाम हमारे और पे। गालियां मुझे भी पड़ रही हैं, और गालियों का इशू भी है। बस दीमक में नाजरीन दोबारा आपके दीमक पे सामने हाजिर दोबारा होंगे। हाजिर होते हैं, फिर बहुत दीमक शुक्रिया पे आबिद और बात मर्चेंट, करेंगे। आबिद मर्चेंट साहब, टाइम निकाला। तो दीमक के ऊपर दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। डन। ओके सही साहब, अल्लाह हाफिज।